हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि अभी तक डेट शीट मिल गई होगी तुम लोगों को, जिन बच्चों के जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर नहीं देखी है तो अभी तक देख लेना इग्नू की साइट पे जाके। वहाँ पे अभी फ़ाइनल डेट शीट जो है वो पब्लिश हो गई है। इट्स नॉट अ टेंटेटिव डेट शीट, बट फाइनल वाली जो है वो आ गई है। तो अभी चेक कर लेना जाके, ठीक है। और चेक करने के साथ साथ ये भी देख लेना कि तुम्हारे पेपर कौन कौन सी डेट को पढ़ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर लेना। गॉट इट। कई बार होता है ना कि पेपर के बीच में कम गैप मिलता है या कम छुट्टियां मिलती हैं, तो कई बार तैयारी अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अभी हमारे पास टाइम है, आज आई थिंक 15 हो गई है, तो आपके पास अभी आधा महीना है। तो उसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम जो डेट शीट है, कब कौन सा पेपर पर आपका होने वाला है, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लेना। तो इसी सीरीज़ में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जो है BEGLA 137। ये वीडियो हम बनाने वाली हूँ लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ओके, सो बिगला 137 हम लोग करेंगे आज। इसमें लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर का नाम होने वाला है। पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे ना आप, इसमें आपको देखना होगा यहाँ पे जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो है कि पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह का पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको पूरा पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है आपका ये हमेशा इसी पैटर्न में आता है। अब बार बार ये मत पूछना कि क्या सेम पेपर ही आएगा या फिर बिल्कुल ही डिट्टो जो रिपीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मत करना। मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ कि जो पैटर्न रहेगा दैट विल गोइंग टू बी सेम। और हाँ, कुछ अब ये ग्रामर का पेपर है, ठीक है। तो ग्रामर का कोई एक वो नहीं है, एंड नहीं है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है वो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे बताने वाली हूँ वो मतलब थोड़ा सा ये है कि जो आपको ग्रामर किस तरह से करनी है। सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना इस पेपर का, वो जो मुझे जो लगता है वो है कि एक तो ये ग्रामर का जो पेपर है, ठीक है। ग्रामर के पेपर में एक खास बात ये होती है कि अगर आप आपकी ग्रामर ठीक करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जहाँ आपने ग्रामर गलत कर दिया, कुछ ब्लैंक द प्लेस आपने गलत कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच आपने रॉन्ग फिलअप कर दिया, तो जो है आपके पूरे के पूरे नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने इस पेपर के थ्रू कि आप जो है अच्छे खासे नंबर ले सकते हो। जब एग्रीगेट बनेंगे ना, टोटल नंबर जब आपका होगा, तो जो आपके मार्क्स हैं दैट विल बी गोइंग टू बी बूस्ट। ओके, सो इसको ध्यान से करेंगे हम। ग्रामर है तो ग्रामर में कोशिश करना, और मैं भी ये चाहूँगी कि आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएँ, बिल्कुल भी ना कटें, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए। तो पहला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको एक पैसेज दिया होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें इस पैसेज को आपने पढ़ना है आपको 2 से 3 बार तो आपको पढ़ना ही है ये, ठीक है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो जब हम एक बार कुछ पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, तो चीज़ें ना धीरे धीरे क्लियर होने शुरू होती हैं। तो ये मत करना कि एक बार पेपर पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसमें से आपने आंसर देने स्टार्ट कर दिए। उससे होता क्या है ना कि जब आप एक ही बार पढ़ के क्वेश्चन ढूंढना शुरू करते हो तो एक तो ढूंढने में भी टाइम चला जाता है काफ़ी सारा। पहले देखोगे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, फिर ढूंढोगे इसका आंसर ढूंढोगे, फिर दूसरे को देखोगे, फिर ऊपर जाओगे, नीचे आओगे। तो इससे बेटर है कि उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ही जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स आते हैं उनको साथ साथ ही अंडरलाइन भी करते जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद कर लेना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं करा दूँगी तो उससे कुछ आपको इतनी ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही पैसेज एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहला वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। अनसीन पैसेज है, 2 नंबर आपके हर क्वेश्चन के मार्क्स होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से किसी 2 पर आपको 150 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। और मार्क्स कितने होने वाले? 10 ईच। तो
होमोफोन्स, मेटोनिमी, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। ये ऑलरेडी मैं अपनी रीसेंट जो अर्लियर वीडियोस हैं उनमें मैं इन पे काफ़ी अच्छे से मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। तो आपको जैसे ये 4 आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर वर्ड्स, इनमें से किसी 2 पर आपको लिखना है। कई बार क्या होता है ना कि चारों के चारों सेम ही रिपीट हो जाते हैं, ओके, रिपीट भी हो जाते हैं ये, और कई बार नहीं भी होते हैं। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे हम शॉर्ट नोट लिखने वाले हैं वो किस तरह से आप लिखोगे उस पर बात कर लेते हैं। तो हम यही क्वेश्चन दे लेते हैं, पहले होमोफोन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होमोफोन्स की। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, साउंड सेम होगी बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा, और उसकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर राइट और ये वाला राइट, ठीक है, सन एंड सन। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम एक और अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, फ्लावर होता है, फ्लावर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, और फ्लावर, ये आटा हो गया, ये फूल हो गया। तो होमोफोन्स मतलब सुनने में तो सेम लगेंगे बट उनका मीनिंग भी अलग होगा और उनका स्पेलिंग भी अलग होगी। ठीक है, तो वो होते हैं होमोफोन्स। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटोनिमी की। मेटोनिमी क्या है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ कॉन्सेप्ट इज़ रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद और rather than its literal name. Okay, it makes language more vivid or concise, such as using the name like the crown. ठीक है, crown जो है, crown represents the king और queen. Okay, और the press किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जर्नलिस्ट को, ठीक है। तो मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ द समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद, दैट्स इट, ओके, एंड रादर देन इट्स लिटिल नेम। देन नेक्स्ट हम करेंगे मेटाफोर क्या होता है? अब बात कर लेते हैं मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच that is used to make a comparison, but in a way different from a simile. simile, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। It makes the comparison as if it was literally true. In other words, it can be said that a metaphor is an implied comparison. ओके, अब इसका मैं एग्जांपल दूँ। फर्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। इसको आप कैसे कंपैरिजन करेंगे मीनिंग के साथ कि ही इज़ अ टैलेंटेड, ब्रिलियंट और स्टैंड आउट अबव द रेस्ट, दैट्स वाई ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। देन ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये आपने शेक्सपियर की जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको ये उनकी जो प्ले है उसमें देखने को मिलेगा। तो ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यहाँ पर लाइफ जो है, लाइफ इज़ अ परफॉर्मेंस एंड पीपल आर मेयरली एक्टर्स विद दे आर प्लेइंग रोल्स। ओके, तो ये हो गई हमारे यहाँ पर मेटाफर्स। इसके बाद हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन पे अक्सर आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। जो मेन चीज़ें रिपीट होती हैं वो पर्सोनिफिकेशन और मेटोनिमी, ये दोनों चीज़ें अक्सर रिपीट हो जाती हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। ये लिटरेरी डिवाइस है और इसके साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच भी है। फिगर ऑफ स्पीच इन विच जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स कह सकते हो,
या फिर नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हो, सच एज एनिमल्स हो गए, एनिमल्स, और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए। दीज आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस और एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक द प्लांट्स begging for water, ठीक है। तो प्लांट्स तो देखो नॉन लिविंग थिंग हो गया, बेगिंग कि पानी के लिए वो बैग कर रहे थे, भीख मांग रहे थे जो प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स को जो पर्सोनिफिकेशन किया गया है लाइक अ लिविंग थिंग, लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि पानी तो ह्यूमन ही पियेंगे ना, या एनिमल्स पियेंगे। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एक लिविंग थिंग के साथ एक कंपैरिजन करके उसके साथ उसको जोड़ के जब बताया जाता है चीज़ों को, ठीक है, तो हम वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे, द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी, कि अलार्म क्लॉक जो है वो मुझ पर चिल्लाई। तो अब अलार्म क्लॉक तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, चिल्लाता कौन है, ह्यूमन ही चिल्लाते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ क्लॉक कैन नॉट एक्चुअली स्क्रीम, इट जस्ट मेक्स अ लाउड और अनोइंग साउंड, ठीक है। बट इसमें जो पर्सोनिफिकेशन कर दिया वो इस तरह से दिखा दिया जैसे कोई ह्यूमन जिस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पर्सोनिफिकेशन के लिए इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ जो आप को डेफिनेशन लिखनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, और फिर इनके एग्जांपल्स के साथ आपको ये अपना 150 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच पे हमेशा पूछा जाता है, आर्टिकल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं आपके क्वेश्चन में, सॉरी एग्ज़ाम में, और आपके जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम अब करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। यहाँ पर दे पॉइज एंड रन लाइक पफ्स ऑफ विंड दैट पास। ये जो फ्रेज है दे पॉइज एंड रन लाइक पफ्स ऑफ विंड दैट पास, इट यूजेस सिमिल, ठीक है, यहाँ पे सिमिल यूज हुआ है। अ फिगर ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है कि अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स two distinct things using like or as, okay। तो in these lines, ये जो lines है from D.H. Lawrence's की poem है Baby Running Barefoot, okay। So the baby's moving feet are directly compared to light, quick puffs, ठीक है, पफ्स ऑफ विंड। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इस सेंटेंस में जो की फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिल। देन इन द सेम वे हम बात करेंगे सेकंड बी की, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है एंटीथेसिस, ओके, एंटीथेसिस यूज़ हुआ है, और एक रिटोरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं दीज आर टेकन फ्रॉम हैमलेट्स प्राइमरी एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, ठीक है। और इट कंट्रास्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस मीन्स टू बी विद नॉन एग्जिस्टेंस, नॉट टू बी, ओके। टू डिबेट लाइक डेथ serving as a philosophical inquiry rather than a direct query. So antithesis के बारे में अगर हम बात करें तो it's a direct contrast of parallel opposing ideas to be or not to be. Okay. Next हम बात करेंगे यहाँ पर the Oval Room was the source of Watergate. The Oval Room was the source of the Watergate. तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हम बात करेंगे मेटोनिमी की,
ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है यहाँ पे मेटोनमी। अब फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस फ्रेज द ओवल रूम वॉज द सोर्स ऑफ वाटरगेट इज मेटोनमी। ठीक है, मेटोनमी को कैसे आप बात करेंगे कि इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ क्लोजली एसोसिएटेड टर्म इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड। ओके, देन अगर आप एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पर, तो जो ओवल रूम है, द ओवल रूम दैट स्पेसिफिकली द ओवल ऑफिस, ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ मेटोनमी फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके, और द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए, और द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया गया है। सो ओवल रूम स्पेसिफिकली द ओवल ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पर, एंड दिस एक्ट्स एज द मेटोनमी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक, देन आई विल मेक हिम ईट his words. I will make him eat his words is a metaphor. ठीक है, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर जो है, इसको अगर हम बात करें तो इट कन्वेज द नोशन ऑफ रिग्रेटिंग। ठीक है, रिग्रेटिंग, क्या रिग्रेटिंग? वंस स्टेटमेंट बाय कोटिंग वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स टू समथिंग कंज्यूमेबल, जिसको कंज्यूम किया जा सके। दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है, इट एम्फसाइज द स्पीकर्स इंटेंट टू मेक समवन टेक बैक और रिग्रेट what they said. It also form of idiomatic expression and that also often used for dramatic effect. ठीक है, सो अगर हम मेटाफर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेटाफर जो है इट इक्वेट्स वर्ड्स, मेटाफर इक्वेट्स वर्ड्स with something that can be physically consumed or implying a forced retraction. ओके, वो होता है मेटाफोर। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। सो एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे, या इसको आप बोल सकते हो कि द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग इज एन एपिग्राम। ओके, अब एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम की हम बात कर लेते हैं। एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ, विटी एंड pithy that reveals a clever truth or paradox or moral lesson. It, या फिर आप इसको इस तरह से समराइज कर सकते हो कि एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ विटी pithy statement that reveals a clever truth, paradox or moral lesson. It summarizes a complex idea about social behavior in a concise or memorable way. Okay, pithy और witty क्या होता है? इसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट, कंसाइज और क्लेवर। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो इस तरह से आपको बता देने हैं। ठीक है, विथ मीनिंग लिखोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाने के लिए कि थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो विद एग्जांपल आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे खासे नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। मैच द मॉडल वर्ब phrases with their meaning.
ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स दे दिए हैं, इनके मीनिंग्स इधर दिए हुए हैं, तो वो आपको इस तरह से मैच करने हैं कि किसका कहाँ पे है। बट जैसे मैंने लाइंस लगाई ना, ऐसे नहीं करना है आपको। जैसे ये लिखे ए के आगे विल बी लिखना है, तो इसके आगे आपने आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। सो फर्स्ट है हमारा विल बी। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स और फ्रेजेस कुछ होंगे यहाँ पे दिए हुए, उनके मीनिंग हमें यहाँ पर ढूंढने बताने, ठीक है। तो विल बी को हम करेंगे, विल बी विल मैचेस विथ एक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, ठीक है। तो विल बी है, तो जो फ्यूचर एक्शन होते हैं उनके लिए विल बी यूज़ होगा। देन हमारा सेकंड आता है कुड बी। कुड बी विल बी पेयर्ड विथ पॉसिबल, ओके। ought to be, ought to be matches with probability, ठीक है। often uses for expectations और logical probability. next है would have to. would have to is going to be matched with didn't happen in past, ठीक है, और implies a past conditional necessity that wasn't met, तो would have to. next है हमारा should have to. should have to matches with didn't happen but wish it had happened. It expresses a past obligation or expectation that was unfulfilled, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से आपको जो ये वर्ड्स मीनिंग आएंगे उनके आंसर्स आपको और मीनिंग जो है वो ढूंढ के आप अपने आंसर्स में लिखने हैं।